नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बॉन्ड लेंथ के बारे में, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पुनः वापस एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि बॉन्ड लेंथ से ही रिलेटेड थोड़ा सा समस्थानिक प्रभाव है और उसी से ही रिलेटेड थोड़ा सा आगे वो टॉपिक है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है वापस एक बार और देखिए। बॉन्ड लेंथ कल पढ़ाया था आप लोग लास्ट वीडियो में। बॉन्ड लेंथ को आप आई बराबर म्यू आर स्क्वायर से डिनोटेट करते हो। ध्यान रखना, आई बराबर म्यू आर स्क्वायर। आई बराबर क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर से इसे डिनोटेट किया जाता है। तो ये बॉन्ड लेंथ जो है वो आर स्क्वायर से आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आई अपॉन म्यू, आई अपॉन म्यू। तो आर बराबर हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में आई अपॉन म्यू। आई अपॉन म्यू कल बताया था आप लोगों को, नेक्स्ट जो लास्ट प्रीवियस वाली जो क्लास थी उसमें बताया था आई क्या है और म्यू क्या है। म्यू जो होता है वो होता है समानित द्रव्यमान, समानित द्रव्यमान, समानित द्रव्यमान। तो किससे फाइंड आउट किया था? समानित द्रव्यमान को आपने निकाला था म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये खास करके आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो। फाइनली इसका आप जो समीकरण है वो निकाल सकते हो। ये बॉन्ड लेंथ है। यहाँ पर आई क्या है वो अभी बताएंगे आपको। म्यू की वैल्यू ये इस प्रकार से होती है, जैसा कि एक पहले आपने एक समीकरण पढ़ा था, बी बराबर होता है एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई टी। ये पहले एक समीकरण पढ़ा था जहां पर ये बी जो था वो था घूर्णन स्थिरांक। इसे घूर्णन स्थिरांक कहा जाता है, घूर्णन स्थिरांक, घूर्णन स्थिरांक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे घूर्णन स्थिरांक कहा जाता है। और अब ये बी की वैल्यू जो है और आपके पास ये आई, अब बी की जगह आई को ट्रांसफर कर दीजिए इस प्रकार से, और तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, 8 पाई स्क्वायर आई सी। यहां पर आई है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। ये लास्ट क्लास में बता दिया था आपको। तो फाइनली इक्वेशन अपने पास थी आर बराबर अंडर रूट आई अपॉन म्यू। म्यू की वैल्यू अपने पहले निकाली थी उसके हिसाब से, और आई की वैल्यू ये देख लीजिए इस प्रकार से होगी, ये आई की वैल्यू। और तो इस समीकरण को भी रख करके आप आर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, यानी बॉन्ड लेंथ ज्ञात किया जा सकता है। ये था बंध लंबाई से संबंधित। और अब ये बी का वैल्यू आई की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये समस्थानिक के अंदर समझेंगे। समस्थानिक प्रभाव में ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे आगे और इस प्रकार से इसे समझेंगे। यहाँ पर बी जो है वो घूर्णन स्थिरांक है, ध्यान रखना, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। और आई जो है वो जड़त्व आघूर्ण है। इस प्रकार से ये एक फॉर्मूला है आपके पास बंध लंबाई का, जो आपको पहले बता चुके हैं कि इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। अब चाहो तो आप इसकी वैल्यू भी पुट करके ये मान रख सकते हो, जिस प्रकार से देखिए तो पूरा रख करके भी आप रख सकते हो। जैसे ये देख लीजिए, आई की वैल्यू जो है एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर बी और सी, यहाँ बी लिखेंगे आप, बी और सी। आई की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह आई चला जाएगा। इस प्रकार से ट्रांसफर देखिए, आई की वैल्यू हो जाएगा एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर बी और सी, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ पर आई हो जाएगा। और आई जो है वो है जड़त्व आघूर्ण। ध्यान रखिए, आई जो होगा वो जड़त्व आघूर्ण होगा। ये वैल्यू किस प्रकार से काम आएगी जो देखिए आप समस्थानिक प्रभाव जो पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक अपना समस्थानिक प्रभाव का ही है। बॉन्ड लेंथ से जो रिलेटेड है उसी का अपना टॉपिक है आइसोटोपिक इफेक्ट। यस, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट इसे कहा जाता है समस्थानिक प्रभाव, समस्थानिक प्रभाव। समस्थानिक क्या होता है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। समस्थानिक किसे कहा जाता है? समस्थानिक वे तत्व होते हैं, समस्थानिक किसे कहा जाता है? समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनके क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई ये एक्स मेटल है, इसकी द्रव्यमान संख्या मान लीजिए 14 है, और इसका ये परमाणु क्रमांक है, ये द्रव्यमान संख्या होती है। यही मेटल एक्स है, इसकी द्रव्यमान संख्या मान लीजिए यहाँ ये परमाणु संख्या 7 है और द्रव्यमान संख्या 15 हो गई है। इस प्रकार से ये जैसे एक समस्थानिक के बारे में आप जानते हो
यानी कि ये संख्या अलग अलग होती है। एक समस्थानिक का उदाहरण लेते हैं आपके सामने। समस्थानिक है आपके पास कार्बन। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक जानते हो आप, 1H1, 1H2, 1H3, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। यानी कि इनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, यानी कि कह सकते हैं इनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है ऊपर जो लिखी जाती है वो द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। यानी कि उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक वे तत्व होते हैं या परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान की संख्या अलग अलग होती है। उन अणुओं में या परमाणुओं में किस प्रकार से समस्थानिक का प्रभाव होता है, यह समझने के लिए समस्थानिक प्रभाव को पढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार से क्या कहा। जैसे मान लीजिए समस्थानिक लिया है आपने, एक अणु लिया है समस्थानिक प्रभाव दिखाने के लिए CO। CO मॉलिक्यूल किस प्रकार से होगा, देखिए इसके दो समस्थानिक होंगे। एक होगा कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, और दूसरा लेंगे इसमें एग्जाम्पल अपन कार्बन 13 और ऑक्सीजन 16। ये देखिए कार्बन के अलग अलग समस्थानिक। समस्थानिकों से क्या होता है, ये अलग अलग समस्थानिक का एग्जाम्पल लिया है। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल आपको लेना है। ये एग्जाम्पल लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये एग्जाम्पल लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। समस्थानिक का क्या होता है, द्विपरमाणुक अणुओं में एक ही तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिक हो सकते हैं। ये द्विपरमाणुक अणु है, इनमें एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु है। ध्यान रखना, भिन्न भिन्न परमाणु, ये भिन्न भिन्न परमाणु, भिन्न भिन्न परमाणु, भिन्न भिन्न परमाणुओं की क्या होती है, ये जो संख्या है द्रव्यमान संख्या वो भिन्न भिन्न है। यानी कि ये समस्थानिक के रूप में हो सकते हैं। ये घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। अब ये दोनों जो घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाएंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ध्यान रखना खास तरह से, भिन्न भिन्न परमाणुओं का घूर्णन स्पेक्ट्रम भी भिन्न भिन्न होगा। इनका परमाणु घूर्णन स्पेक्ट्रम जो होगा इन परमाणुओं का, वो घूर्णन स्पेक्ट्रम भी क्या होगा, भिन्न भिन्न प्रकार से होगा। खास कर से ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि समस्थानिक प्रभाव में आप लोग कह सकते हैं कि द्विपरमाणुक अणुओं में एक ही तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिक होते हैं, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिक होते हैं, और ये भिन्न भिन्न घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। खास करके ये चीज आपको ध्यान रखना। और क्या होता है, यदि अणु में एक परमाणु अपने समस्थानिक से विस्थापित हो दिया जाए तो समस्थानिक अणु का परमाणुक द्रव्यमान जो होता है वो भी बदल जाएगा, लेकिन उसका रासायनिक गुण जो होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि इसके रासायनिक गुणों से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं इनके रासायनिक गुण चेंज नहीं होते, इनके रासायनिक गुण और रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होगा, रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होगा। और किसमें परिवर्तन नहीं होगा, एक खास करके ध्यान रखना, परिवर्तन नहीं होगा। एक खास करके क्या बताया जाता है, इनके अंतर्नाभिकीय दूरी में भी परिवर्तन नहीं होता है। इनके अंतर्नाभिकीय दूरी, जैसे मान लीजिए ये कार्बन एक है और ये दूसरा ऑक्सीजन है, इनके बीच की अंतर्नाभिकीय दूरी में विशेष परिवर्तन नहीं होता। अंतर्नाभिकीय दूरी में परिवर्तन नहीं होता है। अंतर्नाभिकीय दूरी में, अंतर्नाभिकीय दूरी में परिवर्तन, अंतर्नाभिकीय दूरी में परिवर्तन नहीं होता है। ये खास करके ध्यान रखिए आप, क्या क्या परिवर्तन होता है, कौन कौन सा परिवर्तन। अब किसमें परिवर्तन होगा जो ध्यान रखना है आपको, किस चीज में परिवर्तन होगा, इसमें किन किन चीजों में परिवर्तन नहीं होगा जो देखिए आप। घूर्णन स्पेक्ट्रम भिन्न भिन्न होगा तो इनका भिन्न भिन्न परमाणु में होगा, इनके रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होगा, और अंतर्नाभिकीय दूरी में परिवर्तन नहीं होगा। अगर इस प्रकार से आपने समस्थानिकों का घूर्णन स्पेक्ट्रम करवाया है तो ये दो प्रकार के आपको ध्यान रखने हैं। ये एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया है। नेक्स्ट इसी में आगे क्या होगा, अब किसमें परिवर्तन होगा और किसमें नहीं होगा। देखिए इनके गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, किनके गुणों में परिवर्तन होगा, बी के मान में परिवर्तन हो जाएगा। बी के मान में अभी आपको बताया था बी क्या है, बी एक घूर्णन स्थिरांक है। ध्यान क्या होता है, ये घूर्णन स्थिरांक। अब आप जानते हो बी को पहले अपन ने बताया था आपको बॉन्ड लेंथ में, बंध लंबाई के सूत्र में आपको बताया था कि किस प्रकार से बी और आई एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि बी का एक आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, बी बराबर होता है H/8 पाई स्क्वायर IC। आप बच्चों को ये एक फॉर्मूला बताया था, बी बराबर, ये घूर्णन स्थिरांक का फॉर्मूला है।
बी बराबर क्या होता है h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। तो ये आई है और ये बी है, तो आई और बी दोनों क्या है एक दूसरे में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि अब आई होगा, आई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास h अपॉन 8 पाई स्क्वायर बी और सी। इस प्रकार से अब ये फॉर्मूला आ गया, यानी कि बी के मान में परिवर्तन हुआ, ध्यान रखना है बी के मान में क्या होगा परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन होगा, खास करके ध्यान रखना किन में परिवर्तन होंगे और किन में परिवर्तन नहीं होंगे, यानी कि किस में इसके समस्थानिक की वजह से किस में परिवर्तन होता है और किस में परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अंतर्नाभिकीय दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परमाणुक द्रव्यमान में परिवर्तन से इसके बी के मान में परिवर्तन हो जाता है, जिसे घूर्णन स्थिरांक कहते हैं। अब और किसके मान में परिवर्तन होगा, देखिए बी के मान में अगर परिवर्तन हो रहा है तो आई के मान में भी स्वाभाविक है परिवर्तन होगा, बिल्कुल ठीक है, आई के मान में भी परिवर्तन संभव है। आई के मान में परिवर्तन हो रहा है तो ध्यान रखिए म्यू के मान में भी परिवर्तन होगा, म्यू है समानित द्रव्यमान। नेक्स्ट अपना होगा किसके मान में परिवर्तन होगा, म्यू के मान में भी परिवर्तन होगा, यानी कि समानित द्रव्यमान के मान में भी परिवर्तन होगा, समानित द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा। यह आइसोटोपिक इफेक्ट है, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं जिनके बारे में बताया गया है। अब रोटेशन से क्या होगा, इन दोनों प्रकार के अणुओं का जब रोटेशन किया जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या डिनोटेट होगा, ये आपको बता दिया जाएगा कैसे किस प्रकार से होगा। और जैसे कार्बन समस्थानिक था एक 12 और ऑक्सीजन का 16, और दूसरा था कार्बन 13 और ऑक्सीजन का 16। इस प्रकार से इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान क्या है अधिक है, द्रव्यमान अधिक, और इसका द्रव्यमान कम है कार्बन 12 का, कार्बन 12 का द्रव्यमान कम, द्रव्यमान कम, कार्बन 12 का द्रव्यमान जो है वो कम है और कार्बन 13 का जो द्रव्यमान है वो अधिक है। ये द्रव्यमान बढ़ेगा तो बी के मान में कमी होगी, खास करके आपको ध्यान रखना है द्रव्यमान बढ़ेगा तो बी के मान में कमी होगी, द्रव्यमान बढ़ेगा तो बी के मान में कमी होगी, तो बी के मान में कमी होगी। यह समस्थानिक का प्रभाव है, ध्यान रखिए ये समस्थानिक के प्रभाव जो उससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं वो आपको लिखना है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो बी के मान में क्या होगी, बी के मान में कमी होगी, बी के मान में कमी होगी, बी के मान में यहां पर क्या होगी कमी होगी। ये परिवर्तन क्या होता है अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तरों द्वारा दिखाई देता है, ये घूर्णन ऊर्जा स्तरों को परिलक्षित करता है, ये घूर्णन ऊर्जा स्तरों को परिलक्षित करता है, किसको करेगा घूर्णन ऊर्जा स्तरों को परिलक्षित करेगा, घूर्णन ऊर्जा स्तरों को। ये किसको दिखाई देगा, ये बताता है किसके बारे में बताएगा, ये घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बारे में बताता है, खास करके ध्यान रखना। जो बाहरी स्पीसीज है, जो बाहरी स्पीसीज है उसके स्पेक्ट्रम रेखाओं के मध्य बहुत कम पृथक्करण प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखना जो बाहरी स्पीसीज है, बाहरी स्पीसीज में बहुत कम पृथक्करण होता है, बाहरी स्पीसीज में, बाहरी स्पीसीज में बहुत कम पृथक्करण होता है, बहुत कम पृथक्करण प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो पृथक्करण का होगा आपको एक डायग्राम द्वारा दर्शाया जाएगा और समझा दिया जाएगा। बाहरी स्पीसीज में बहुत कम पृथक्करण होगा, जबकि हल्की स्पीसीज जो होगी उसमें पृथक्करण आपको दिखाई देगा, हल्की स्पीसीज में पृथक्करण दिखाई देगा। देखिए अब भारी स्पीसीज और हल्की स्पीसीज कौन सी होगी, आपको उसके द्रव्यमान से पता लगाओगे, ये भारी स्पीसीज है और ये हल्की स्पीसीज है। भारी स्पीसीज होगी C13 और ऑक्सीजन 16 वाली समस्थानिक, और हल्की स्पीसीज जो होगी C12 और ऑक्सीजन 16 समस्थानिक वाली। इस प्रकार से ये होगी। भारी स्पीसीज में क्या होगा, जो पृथक्करण होगा वो कम प्रदर्शित होगा, और हल्की स्पीसीज में पृथक्करण आसानी से दिखाई देगा, यानी कि इजी गोइंग आपको पता चल जाएगा, पृथक्करण कम नहीं थोड़ा ठीक ठाक दिखाई देता है, बहुत कम है यहाँ पर पृथक्करण दिखाई देता है बाहरी स्पीसीज में और हल्की स्पीसीज में, इस प्रकार से पृथक्करण होते हैं। इस प्रकार से पृथक्करण में हुई कमी, ये जो कमी होती है उससे क्या होता है अधिक शुद्धता से परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिलती है। इससे क्या होगा परमाणु भार आप लोग ज्ञात कर सकते हो, इन दोनों के पृथक्करण से पता चलेगा कि आप परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं, परमाणु भार ज्ञात किया जा सकता है, परमाणु भार ज्ञात किया जा सकता है इन दोनों स्पीसीज से
ये पृथक्करण में जो कमी और ज्यादा हुई उससे परमाणु भार ज्ञात किया जा सकता है। ये खास करके समस्थानिक का प्रभाव है जो एक अणु कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO ग्रुप के लिए लिया गया है। अब इसी प्रकार से क्या होगा कि CO अणु के सामान्य द्रव्यमान तथा जड़त्व आघूर्ण के मान की सहायता से CO बंध की अंतर्नाभिकीय दूरी का मान भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य द्रव्यमान और जड़त्व आघूर्ण पहले भी बता चुके हैं आपको। सामान्य द्रव्यमान और जड़त्व आघूर्ण से उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य द्रव्यमान को म्यू से लिखा जाता है और अंतर्नाभिकीय दूरी को R से लिखा जाता है और फिर जड़त्व आघूर्ण को I से लिखा जाता है। इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है ये आपको पहले बता चुके हैं। म्यू I बराबर होता है म्यू R स्क्वायर, ये आप जानते हो, ये अंतर्नाभिकीय दूरी और इनके बारे में भी पता लगाया जा सकता है, ये पहले भी बता चुके हैं आप। और यही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है। CO अणु के सामान्य द्रव्यमान तथा जड़त्व आघूर्ण के मान की सहायता से CO बंध की अंतर्नाभिकीय दूरी का मान किया जा सकता है। ये CO जो है उसके अंतर्नाभिकीय दूरी का मान ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि बॉन्ड लेंथ का आप इसमें परिकलन कर सकोगे, इसका बॉन्ड लेंथ आपको ज्ञात किया जा सकता है। इसके प्रयोगात्मक मान से भी यही मान प्राप्त होता है और यह घूर्णन स्पेक्ट्रम की सत्यता को दर्शाता है। यही चीज किसको दर्शाएगा? घूर्णन स्पेक्ट्रम की सत्यता को दर्शाएगा। यानी कि प्रायोगिक मान जो होगा वो भी यही आएगा और जो आप सिद्ध करोगे उसी प्रकार से प्रायोगिक मान और जो सिद्ध किए जाएंगे वो दोनों वैल्यू में समान तो होगी। यही इसकी सत्यता को ज्ञात करता है, ये घूर्णन स्पेक्ट्रम को बताता है। इसके पूरे को किसको बताएगा? घूर्णन स्पेक्ट्रम को ये बताता है। इस प्रकार से क्या है, ये एक छोटा सा टॉपिक है आइसोटोपिक इफेक्ट, किस प्रकार से एक रोटेशनल स्पेक्ट्रम में आइसोटोपिक इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है, जो आपको एक उदाहरण के द्वारा बताया है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण है ये। इस प्रकार से इसमें क्या होगा, प्रायोगिक मार्ग से भी ये घूर्णन स्पेक्ट्रम की सत्यता की खोज की जा सकती है, समझाया जा सकता है, इसके बारे में बताया जा सकता है। ये था समस्थानिक प्रभाव। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम बना करके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ किस प्रकार से इनके मान में कमी आएगी, यानी कि इनके पृथक्करण जो होगा वो किस प्रकार से कम और ज्यादा होगा। यानी कि कम पृथक्करण होगा किसमें? भारी स्पीसीज में, और हल्की स्पीसीज में थोड़ा ठीक ठाक पृथक्करण होगा जो अच्छी तरीके से स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं। हल्की स्पीसीज है कार्बन 12 और भारी स्पीसीज है कार्बन 13 के ऑक्सीजन। देखिए दोनों का चित्र एक साथ बना करके मैं आपको बता देता हूँ कि खास करके इसका चित्र ध्यान रखिए। इस प्रकार से ये एक चित्र बनाया गया है। यहाँ पर आप J की वैल्यू लिखोगे सबसे पहले। ये J की वैल्यू कितनी होगी, जो ध्यान है आपको, 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4। आप जानते हो पूर्णांक संख्या के रूप में होती है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। इस प्रकार से यहाँ से एक लाइनिंग कर दी गई है, यहाँ से एक लाइनिंग कर दी गई है, यहाँ पर एक लाइनिंग कर दी गई, यहाँ एक लाइनिंग कर दी गई है। इस प्रकार से ये लाइनिंग खींच दीजिए आप। ये होगी आपके क्या है, एक तरफ आप हल्का परमाणु ले लोगे समस्थानिक वाला और दूसरा आप भारी परमाणु ले लोगे। इस साइड में मैंने भारी परमाणु लिख दिया है, जैसे यहाँ लिख दिया है कार्बन, हल्का परमाणु लिख दिया है यहाँ पर कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, और इधर मैंने भारी परमाणु लिख दिया है कार्बन 13 ऑक्सीजन 16। इस प्रकार से अब इस प्रकार से इनकी किस प्रकार से चित्र बनाओगे, इसको थोड़ा सा नीचे करके इस प्रकार से बताओगे, इसको थोड़ा सा नीचे लिख करके ऐसे बताओगे, इसको थोड़ा सा नीचे डाउन करके ऐसे बताओगे, और इसको थोड़ा सा डाउन करके ऐसे नीचे बताओगे। इस प्रकार से इनको नीचे बताएंगे लाइनों को। इनमें यह परिवर्तन दिखाई देता है। ये परिवर्तन इस प्रकार से आपको एक डायग्राम बनाना है। इधर J की वैल्यू लिखी है, ये 0 1 2 3। J एक घूर्णन क्वांटम संख्या का मान है, 0 1 2 3 4 5 6। ये आपको पता है किस प्रकार से चलता है, ये एक पूर्णांक संख्या के रूप में चलता है। इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। इस प्रकार से ये वैल्यू होगी इसकी। ये जो होगी आप लोग देख लीजिए, ये कार्बन 12 के लिए ऐसे बनाओगे। इसको कैसे बनाओगे, इसको डॉट से डिनोटेट कर लोगे आप इस प्रकार से। तो इसकी पृथक्करण की दूरी कम होती है। इसकी पृथक्करण की दूरी का मान क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, ये आसानी से नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे डॉटेड लाइन के द्वारा तो कर लोगे। ये एक छोटा सा डायग्राम है जो आपको बनाना है, इसके लिए समस्थानिक प्रभाव के लिए।
ये था एक समस्थानिक प्रभाव। इसे लिखेंगे अपन कार्बन मोनोऑक्साइड, CO की घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखा है, CO की घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखा है, CO की घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखा है। ये CO की घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखा है, जिसमें एक है कार्बन 12 वाला समस्थानिक और दूसरा है कार्बन 13 वाला समस्थानिक। और इसे इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर दोगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड ऐसे एरो लगा करके आप बताओगे ये घूर्णन स्पेक्ट्रम बताया जा रहा है, ये घूर्णन स्पेक्ट्रम से शो किया जा रहा है। ये है CO की घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से एक चित्र द्वारा आप इसे शो कर सकते हो। यहाँ पर C ध्यान रखना है, यहाँ पर लास्ट में जो है वो कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है ये, और इधर जो है ये कार्बन 13 है और ऑक्सीजन 16 है। ध्यान रखना, ये इधर वाला समस्थानिक अलग है, इधर वाला समस्थानिक अलग है। ये समस्थानिकों के बारे में बताया गया है। ये था टॉपिक अपने आइसोटॉपिक इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन रिजिड रोटेटर। देखिए, नॉन रिजिड रोटेटर के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये क्या होता है? नॉन रिजिड रोटेटर जो होता है अदृढ़ घूर्णक कहा जाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है नॉन रिजिड रोटेटर। के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। नॉन रिजिड रोटेटर, एक पढ़ा था आपने रिजिड रोटेटर, रिजिड रोटेटर, एक होता है नॉन रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर और नॉन रिजिड रोटेटर, देखिए ये तो होता है दृढ़ घूर्णक, एक होता है दृढ़ घूर्णक। ये दृढ़ घूर्णक के द्वारा आपने सामान्य द्रव्यमान ज्ञात किया था। दृढ़ घूर्णक, दृढ़ घूर्णक के द्वारा आपने लास्ट वीडियो में म्यू का मान किया था ज्ञात, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये सामान्य द्रव्यमान का फॉर्मूला है। ये अपने लोगों ने लास्ट में अपने ज्ञात किया था। नॉन, ये रिजिड रोटेटर के लिए था, दृढ़ घूर्णक के लिए था। दृढ़ घूर्णक क्या है? एक स्ट्रॉन्ग होगा, दृढ़ घूर्णक होता है, द्विपरमाणुक अणुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और इसी प्रकार से एक होता है नॉन रिजिड रोटेटर। नॉन रिजिड रोटेटर जो होता है वो अदृढ़ परमाणु, ये अदृढ़, ये भी द्विपरमाणु के लिए ही लागू होगा। ध्यान रखना, द्विपरमाणु अणु, द्विपरमाणुक अणु के लिए ही लागू, ये भी किसके लिए लागू किया जाएगा? नॉन रिजिड रोटेटर जो होगा वो भी द्विपरमाणु अणु के लिए ही लागू होगा। और ये जो घूर्णन स्पेक्ट्रम के अध्ययन में द्विपरमाणु दृढ़ घूर्णक अणु के घूर्णन को समझाया जाता है। और द्विपरमाणु अणु में जो होती है वो बंध जो होती है वो पूर्णतः दृढ़ नहीं होती है, यानी कि पूरा ऐसा नहीं होगा कि उसमें पूरा दृढ़ जो स्ट्रॉन्ग हो रिजिड रोटेटर होगा, उसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी भी होती है। थोड़ी इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता गुण के कारण, प्रत्यास्थता गुण के कारण, ये इसका इंपॉर्टेंट गुण चलता है थोड़ा सा। इलास्टिसिटी इसमें प्रॉपर्टीज आ जाती है, यानी कि प्रत्यास्थता गुण के कारण क्या होता है, थोड़ा सा ये नॉन रिजिड हो जाता है, यानी पूर्ण बंद दृढ़ता के साथ नहीं होकर के कुछ सीमा तक प्रत्यास्थ बंद हो जाता है। इसे इलास्टिक कहा जाता है। प्रत्यास्थता के कारण इसमें कुछ परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन है, प्रत्यास्थ बंद में कंपन ऊर्जा समान हो सकती है, प्रत्यास्थ बंद में जो कंपन ऊर्जा होगी वो उसके बराबर हो सकती है। और प्रत्यास्थता के कारण R और B के मान में परिवर्तन होती है, यानी कि प्रत्यास्थता के कारण, इस गुण के कारण क्या होगा, किसमें कमी और किसमें परिवर्तन होगा, R और B के मान में परिवर्तन होगा। ये खास करके आपको ध्यान रखना है, R और B के मान में परिवर्तन होता है। धन्यवाद, यहाँ तक आपके क्लास हुई है। इसमें लास्ट टॉपिक है अपना नॉन रिजिड रोटेटर, जिसके बारे में पूरा कल स्टडी की जाएगी नेक्स्ट क्लास में। और फिर इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक होगा सिलेक्शन रूल्स, और इनकी स्टडी करने के बाद यहाँ पर ये आपकी यूनिट समाप्त हो जाएगी। और प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ नमस्कार एंड धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।